नमस्कार दोस्तों, देश में चुनाव का माहौल है और इसी बीच हर रोज नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। हाल ही में देश में तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ विदेशी ताकतें चुनिंदा लोगों को मोहरा बनाकर देश में हो रहे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। बार बार यह बात कही जा रही थी कि देश में तानाशाही है और यह चुनाव के बाद कभी चुनाव आने ही नहीं वाले हैं। यहां तक कहा जा रहा था कि संविधान को बदल दिया जाएगा। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा है कि अगर अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान को नहीं बदल सकते हैं। तो फिर अब सवाल ये आता है कि क्या देश में सच में डिक्टेटरशिप है, और है तो वो डिक्टेटर है कौन? आपको यह तर्क बहुत ही सामान्य तौर पर सुनने को मिलेगा कि देश में अभी अघोषित आपातकाल की स्थिति है। आपातकाल और तानाशाही के लक्षण जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनमें ही भरे पड़े हैं। आप अगर कांग्रेस की स्थिति को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि भले ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन निर्णय हमेशा गांधी परिवार ही लेता है। आज भी राहुल गांधी 29 दफा असफल लॉन्चिंग के बाद 30वीं बार लॉन्च होने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रयास और निर्णय इसी बात के आसपास लिए जाते हैं जिसमें राहुल गांधी को खुश किया जाए। यह तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। देश में आपातकाल है, इस बात को लेकर लोगों के मन में मोदी जी के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। आज हम आपको आपातकाल के कुछ किस्से बताएंगे ताकि आप सही तरीके से समझ सके कि आपातकाल आखिर होता क्या है। कुछ लॉबी के पत्रकार लगातार यह बता रहे हैं कि यह आखिरी चुनाव है और मोदी जी आगे चुनाव नहीं होने देंगे। यह कितनी मजाकिया बात है कि यही पत्रकार और अर्बन नक्सल लोग इंदिरा गांधी के समय पर लागू की गई इमरजेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते थे। यह जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल कांग्रेस की देन थी और यह भारतीय लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा था और इसके निशान अभी तक है। आपातकाल में विरोधी नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाला गया और लोगों पर अमानुषी अत्याचार किए गए। आज आपको मैं तानाशाही के कुछ ऐसे किस्से से रूबरू करवाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप तय करना कि तानाशाही आखिर होती क्या है। किस्सा नंबर 1। भाजपा के दिग्गज नेता और वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली को इमरजेंसी के दौरान 19 महीने जेल में बंद कर दिया गया था। इस बात का जिक्र जेटली पहले अपने एक फेसबुक पोस्ट में कर चुके हैं। जेटली के अलावा भाजपा के नेताओं को इमरजेंसी के दौरान वेंकैया नायडू 17 महीने, रविशंकर प्रसाद 1 साल के लिए और प्रकाश जावड़ेकर को भी जेल भेजा गया था। किस्सा नंबर 2। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी जेल में बंद किया गया था। आडवाणी को 19 महीनों के लिए अलग अलग जेलों में बंद रहा था। वही आपातकाल के दौरान जेल में बंद वाजपेयी ने इस विषय पर अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून कर दिया, संघ को कैसा चढ़ा जुनून जैसी कविताएं लिखी थी। किस्सा नंबर 3। पत्रकार कुमी कपूर की किताब के मुताबिक भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी 1975 में तत्कालीन सरकार को चकमा देकर सरदार के वेश में भागकर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां वर्तमान प्रधानमंत्री और तब 25 वर्षीय नरेंद्र मोदी ने छन्न वेश धरकर उन्हें सुरक्षित ठिकाने तक ले जाने में मदद की थी। इतिहासकार बिपिन चंद्रा के मुताबिक संजय गांधी की घनिष्ठ मित्र और उस वक्त रक्षा मंत्री रहे बंसीलाल ने चुनावों को टालने और इमरजेंसी की अवधि बढ़ाने के लिए कई कोशिशें की थी। यहां तक कि संविधान में संशोधन कर रास्ता तक बनाने की कोशिश की गई थी। संजय गांधी के एक और घनिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल संजय की मनमानियों को न केवल सह देने का काम कर रहे थे, बल्कि संजय और इंदिरा सरकार के पक्ष में कला और विरोधी खेमे के कई लोगों को प्रतिबंधित करने के रास्ता बना रहे थे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे सिद्धार्थ शंकर रे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही विरोधियों के सुरों को दबाने के लिए इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने का आइडिया दिया था। रे ने ही संविधान संशोधन कर पूर्ण सत्ता पा लेने का रास्ता भी सुझाया था। आर के धवन ने रे को लेकर ये बातें कही थी तब इंदिरा गांधी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जा रहे संजय गांधी ने राजनीतिक ताकतों का खुलकर इस्तेमाल किया और वो छोटे सरकार कहे जाने लगे। कई नीतियां और सरकारी गतिविधियां सीधे तौर पर संजय गांधी चला रहे थे, जिनमें एक था परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का पूरा कार्यक्रम विवादास्पद हो गया क्योंकि लोगों के साथ ज्यादतियां और दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में लोगों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। किस्सा नंबर 4, जनसंख्या काबू करने की दलीलों के चलते 1975-76 के दौरान जहां 27 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई, वही आलोचनाओं के जवाब में इस कार्यक्रम को और आक्रामक बनाकर 1976-77 के दौरान यह आंकड़ा 83 लाख लोगों तक पहुंच गया। इनमें से ज्यादातर मामलों में लोगों की मर्जी के खिलाफ नसबंदी कराने का आरोप लगा। खबरों के मुताबिक दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर बसे गांव उत्तावर में सुबह 3 बजे पुलिस ने लाउड स्पीकर के पुकार कर लोगों को जगाया और एक जगह इकट्ठा किया। 400 लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने घर घर जाकर उन्हें लूटा और पीट कर सड़कों पर बाहर ले आई। 800 लोगों की एक साथ जबरन नसबंदी करवा दी गई। देश में कई हिस्सों में ऐसी खबरें आई जहां 70 साल से ज्यादा तो 18 साल से कम उम्र के लोगों तक की नसबंदी करवा दी गई। एक किस्सा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का था, जहां पुलिस नसबंदी के लिए जबरन लोगों को उठाकर ले गई थी। इलाके के कई लोगों ने पुलिस स्टेशन पर विरोध जताकर पकड़े गए लोगों को छोड़ने की मांग की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। लोगों ने गुस्से में आकर पुलिस पर हमला बोला तो पुलिस ने फायरिंग की और 30 लोग मारे गए। लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के सामने हारे राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1971 में केस दाखिल कर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। शांति भूषण ने नारायण के लिए केस लड़ा और हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म की जाए और 6 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य मानी जाए। इसके बाद गांधी ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही माना और इंदिरा गांधी की अपील पर सुनवाई पूरी होने तक उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दे दी। ये 24 जून 1975 को हुआ और अगले ही दिन मोरारजी देसाई और जेपी ने सरकार के खिलाफ फिर बड़ा मोर्चा खोल दिया। इसी मोहलत को देखकर 25 जून की आधी रात तक इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत लेकर